हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के आगे के क्वेश्चंस करे थे। पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस करे थे। आज जो मैं आपको आगे क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए। आपके एक क्वेश्चंस में कई तैयार हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ईजी हैं, उन्हें आप चाहे स्किप कर देना। 11th क्वेश्चंस 10 हम कर चुके हैं। द एसेंशन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट इन इनऑगुरेटेड द जैकोबियन एज। जो किंग जेम्स फर्स्ट थे उनका असेंशन, उन्हें जो सिंहासन मिला था वो कौन से ईयर में मिला था? किंग जेम्स फर्स्ट के नाम पे जैकोबियन एज पड़ी है, तो इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ, 1603। थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं। जो रेनेसा एज थी, रेनेसा एज जिसे अर्ली मॉडर्न पीरियड कहते हैं, अर्ली मॉडर्न पीरियड, वो चला था 1500 से लेके 1660 तक। इसे रेनेसा और अर्ली मॉडर्न पीरियड कहते हैं। इसको डिवाइड करा जाता है 1558 में, जब एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी बनी, और ये 1603 तक रही। इसे एलिजाबेथन एज कहा गया, क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे। 1603 में किंग जेम्स फर्स्ट राजा बने और ये 1625 पे रहे। किंग जेम्स फर्स्ट के नाम पे नाम पड़ा जैकोबियन एज, जैकोबियन एज। और 1625 में चार्ल्स फर्स्ट राजा बने जो 1649 तक रहे। इनके नाम पे पड़ा कैरोलाइन एज, चार्ल्स फर्स्ट के नाम पे कैरोलाइन एज। और बाद में 1649 से लेके 1660 का जो पीरियड था इसे कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहते हैं, कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहते हैं। प्यूरिटन इंटररेग्नम भी कहते हैं, इंटररेग्नम जब कोई गवर्नमेंट नहीं होती किसी देश में। तो 1558 में एलिजाबेथ क्वीन बनी, 1603 में जैकब फर्स्ट बने और 1625 में चार्ल्स फर्स्ट बने। तो 1603 में जेम्स फर्स्ट को सिंहासन मिला। 12th क्वेश्चन, हु इमिटेटेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज इन इंग्लैंड इन द 20th सेंचुरी। ड्रामा ऑफ आइडियाज को किन्होंने, मैंने गलत पढ़ा है, इमिटेटेड नहीं, इनिशिएटेड, शुरुआत करी ड्रामा ऑफ आइडियाज की इंग्लैंड में। पहले ड्रामा ऑफ आइडियाज के बारे में बतला दूं थोड़ा। ड्रामा ऑफ आइडियाज में क्या होता है, डिस्कशन होता है, किसी समस्या के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करा जाता है, तो कई बार ये बोरिंग भी होते हैं। इनको जो शुरुआत करी थी वो हेनरिक इब्सन ने करी थी। इसके अलावा ग्रैनुअल वार्कर जो थे उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। इंग्लिश लिटरेचर में अगर बात करें तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह, इनको प्रीकर्सर माना जाता है इंग्लिश में ड्रामा ऑफ आइडियाज को शुरू करने का। ड्रामा ऑफ आइडियाज को न्यू ड्रामाज भी कहते हैं, ड्रामा ऑफ आइडियाज को न्यू ड्रामा भी कहते हैं, और ये प्रॉब्लम प्ले से अलग होते हैं। प्रॉब्लम प्ले में क्या होता है, प्रॉब्लम प्ले में जो है किसी जो समस्या होती है उसके ऊपर एक्शन होता है, डिस्कशन होगा लेकिन एक्शन भी होगा। लेकिन ड्रामा ऑफ आइडियाज में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, इस वजह से ये बोरिंग भी होते हैं। 13 क्वेश्चन, हु बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1660। मैं डायरेक्ट आंसर पे आऊंगा। 1660 में जो थे चार्ल्स सेकंड को फ्रांस से बुलाया गया था। 14, टू विच लिटरेरी एज डिड डिकेंस बिलोंग। ये वैसे टीजीटी का क्वेश्चन नहीं है, पीजीटी में, लेकिन आपको पता होगा इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकेंस जो थे वो विक्टोरियन एज के राइटर थे। 15, द रेनेसा मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन। रेनेसा ने सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करा? जैकोबिन प्ले राइट्स को, रोमांटिक पोइट्स को, मॉडर्न पोइट्स को और यूनिवर्सिटी विट्स को। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करा था वो रोमांटिक पोइट्स को करा था। पहले रेनेसा को देखते हैं। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, किसी चीज को जब रीबर्थ हो, दोबारा से पुनर्जागृति, पुनर्जागरण काल। रेनेसा को अगर हम देखें तो ये ट्रांजिशन पीरियड था, जो पुराना था और जो अर्ली मॉडर्न था उसके बीच का जो समय होता है वो था। तो पहले जो था मिडिल एज थी, उसके बाद में आया रेनेसा, और उसके बाद में आया अर्ली मॉडर्न पीरियड। ये जो रेनेसा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिटरेचर में और साइंस के क्षेत्र में। रेनेसा पीरियड के दौरान क्या हुआ कि साइंस के क्षेत्र में नई नई डिस्कवरी होनी शुरू हो गई। जो राइटर्स थे और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नई चीज़ों की खोज करनी शुरू करी। जो आर्ट के क्षेत्र में अगर बात करें तो पुराने राइटर्स को पढ़ा गया और जो अच्छा था उस पर वर्क करा गया। ये रेनेसा स्टार्ट कब हुआ? रेनेसा स्टार्ट हुआ 14th सेंचुरी में और ख़त्म हुआ 17th सेंचुरी में। तो जब मैं 14th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है 1350 1360 के आसपास, 1380 भी हो सकता है, लेकिन वो एंड हो गया।
17वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब 1650 के आसपास। तो इस समय रेनेसा का माना जाता है कि ये टाइम पीरियड है, एग्जैक्ट डेट नहीं है इसकी। और ये शुरू हुआ था इटली में। इटली में शुरू होने के क्या कारण थे? उस समय 1453 में बहुत बड़ी घटना हुई। इससे पहले जो था रेनेसा पीरियड जो था वो शुरू हो चुका था, लेकिन 1453 में बहुत बड़ी घटना हुई जिसने इसको और ज्यादा बढ़ा दिया। 1453 में क्या हुआ, एक ऑटोमन एम्पायर था, मुस्लिम एम्पायर था ये। ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया एक शहर बाइजेंटाइन पे। बाइजेंटाइन यूरोप पूरा क्रिश्चियन है, और जो यूरोप में है जिसको हम टर्की कहते हैं वो मुस्लिम कंट्री है। इसका जो आज की कैपिटल इस्तांबुल, इसको पुराने जमाने में कहते थे बाइजेंटाइन, जिसको बाद में कहा गया कॉन्स्टेंटिनिपोल। कॉन्स्टेंटिनिपोल जिसको अब हम इस्तांबुल कहते हैं। 1453 में ऑटोमन एम्पायर, जैसे हमारे मुगल एम्पायर था ऐसे ऑटोमन एम्पायर था, इसने कब्जा कर लिया बाइजेंटाइन एम्पायर पे, जिसको हम कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं आज इस्तांबुल। इस पे कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा हुआ तो क्या हुआ, वहां के जो लोग जो थे, स्कॉलर्स जो थे, जो क्रिश्चियन और जो यहूदी स्कॉलर्स थे, वो अपने साथ में बुक लेकर वहां से भागे। और भागकर कहाँ गए? इटली में गए। जब वो इटली में गए तो सारे स्कॉलर्स जो थे एक जगह इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहाँ पे फिर पढ़ना शुरू करा। साइंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की होनी शुरू की, आर्ट्स के क्षेत्र में जो पुराने राइटर्स थे ग्रीक और रोमन, उनको उन्होंने पढ़ना शुरू करा। तो ये जो पीरियड है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो मॉडर्न पीरियड होता है उसको बढ़ाने में, तरक्की में बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये जो रेनेसा शब्द है इसके बारे में बता दूं, ये एक फ्रेंच राइटर थे जूल्स मिशेलेट, JULES, जूल्स मिशेलेट। इन्होंने 19th सेंचुरी मींस 1855 में, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 1855 में इस वर्ड का यूज करा था रेनेसा का। 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी? इसमें कौन सी फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है? तो इसमें हम देखते हैं जोकस्टा, गॉर्बेडक, द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ आर्थर, किंग लियर। डायरेक्ट आंसर पे आते हैं गॉर्बेडक। गॉर्बेडक को जो है ट्रेजेडी ऑफ गॉर्बेडक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम फेरेक्स एंड पोरेक्स भी है, फेरेक्स एंड पोरेक्स। इसे लिखा गया था 1561 में। गॉर्बेडक जो है वो राजा का नाम था, ट्रेजेडी ऑफ गॉर्बेडक राजा का नाम था। इसने अपनी किंगडम को अपने दो बेटों में डिवाइड कर दिया। अब दो बेटों में जब डिवाइड कर दिया तो दोनों बेटे आपस में लड़ने लगे। एक बेटा कहने लगा इसको ज्यादा अच्छा एरिया मिला, दूसरा कहने लगा इसको ज्यादा अच्छा एरिया मिला, और इन दोनों में लड़ाई हो गई। एक भाई ने दूसरा मर्डर कर दिया, जिसके बदले में जो उसकी मदर थी उसने दूसरे भाई का भी मर्डर करवा दिया, क्योंकि वो जिस लड़को पसंद करती थी उसको मरवा दिया गया था। बाद में लोग इस चीज से इतने ज्यादा गुस्सा हुए राजा और रानी पे कि उन्होंने उन दोनों को मार दिया। तो ये जो ट्रेजेडी थी ये मर्डर के साथ में खत्म हुई। फेरेक्स और पोरेक्स दो बच्चों का नाम है गॉर्बेडक के। इस ट्रेजेडी की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक तो ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है, दूसरा ये फर्स्ट प्ले है जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। इसके अलावा ये प्ले जो था वो सैनिकन प्लेज, जो सैनिका राइटर्स थे इटालियन, उनसे बहुत प्रभावित था। सैनिका जो राइटर्स थे इन्होंने क्या करा था, जो उस समय प्लेज लिखते थे उसमें बहुत ज्यादा खून खराब मारकाट होती थी। तो इस ये जो प्ले था ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित था सैनिकन प्लेस से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी प्ले की। क्वेश्चन 17, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट अकर्ड इन द ईयर। एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का नाम कहा गया बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। और ये जो लड़ाई हुई थी इसको कहा गया नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन जो थे उनकी विजय हुई थी। तो ये लड़ाई कब हुई थी? डेट पे आते हैं डायरेक्ट, 1066 में ये लड़ाई हुई थी। और इसमें जो लड़ाई का नाम था वो था बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहा गया। इसको थोड़ा सा मैं अभी आपको और डिटेल में बताता हूं। 450 से 1066 का जो पीरियड है वो कहलाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसे एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहते हैं। 450 से 1066 एंग्लो सेक्शन पीरियड किस नाम पे पड़ा? इस समय तीन टाइप्स थी, दो मेन है ये एंग्लो, एक
दूसरी सेक्शन और तीसरी थी जूट्स। ये जो 3 टाइप्स थी, ये जो इंग्लैंड का एरिया था उसके आसपास आकर बसने लगी। पहले भी लोग रहते थे लेकिन ये और ज़्यादा बसने लगे। तो 450 से 1066 का जो पीरियड है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। 1066 में एक बड़ी घटना हुई, एक लड़ाई हुई जिसमें जो विलियम राजा थे, ये जो विलियम राजा थे ये फ्रांस के थे और नॉर्मन घराने थे, जैसे घराना होता है परिवार, नॉर्मन घराने से थे। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी जिसको कहा गया नॉर्मन कॉन्केस्ट। तो 1066 से लेकर 1500 का जो टाइम था इसे मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा गया, क्योंकि इस समय जो इंग्लिश थी उसका थोड़ा विकास होना शुरू हुआ। बाद में रेनेसां आया। ये जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 से लेकर 1500, ये शुरू हुआ था विलियम जो थे राजा ने लड़ाई लड़ी थी, जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई थी 1066 में, उसके बाद में शुरू हुआ। इसी टाइम को फर्दर डिवाइड करा गया है और 110 से लेके 1350 का जो टाइम है उसे कहा गया एंग्लो नॉर्मन पीरियड। इस पीरियड में क्या हुआ, जो लिटरेचर लिखी गई वो लैटिन में नहीं थी, वो एंग्लो नॉर्मन जो लैंग्वेज थी उसमें लिखी गई। ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक डायलेक्ट है। तो बस थोड़ा सा ये एक जो टाइम पीरियड है 110 से लेकर 1350, ये इसी पीरियड में आता है, मिडिल इंग्लिश पीरियड का ही हिस्सा है। बाद में रेनेसां आता है। रेनेसां के बारे में कई बार बता चुका हूं, ये कितने में डिवाइड है। द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन, जो क्वीन विक्टोरिया का जो रेंज होता वो साम काल वो कब रहा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1830, 1837 और 1830 ये सारे बड़े क्लोज दिए हुए हैं। यहाँ पे जो टाइम है वो 1901 और 1900 ये बहुत क्लोज है। इसमें 1837 से 1901 मैं निशान लगाऊंगा, तो ये बहुत क्लोज आंसर दिए हुए हैं, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरियन जो एज है इसके बारे में जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्ट नहीं है। कोई लिखा हुआ तो होता नहीं कि ये क्वीन विक्टोरियन एज इस समय शुरू होगी या रोमांटिक पीरियड इस समय शुरू होगा। तो कई बार जो अलग अलग जो नामी राइटर्स होते हैं वो टाइम उनके थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये इसको माना जाता है क्वीन विक्टोरियन एज को 1830, कुछ इसे 1832 ही मानते हैं। 1832 में रिफॉर्म बिल पास हुआ था, तो उसके नाम पे इसे माना जाता है कि विक्टोरियन एज इस समय स्टार्ट हुई। लेकिन कई राइटर्स जो होते हैं वो 1837 में मानते हैं, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको इस समय इंग्लैंड की महारानी बनाया गया। तो 1837 से लेकर 1901 जब उनकी डेथ हुई उस समय को जो है विक्टोरियन पीरियड कहा गया। तो अगर कंफ्यूज मत होना, अगर 1832 भी लिखा हो तो भी वो क्वीन विक्टोरियन एज माना जाएगा। 1901 से पता लग रहा है कि ये जो है ये वाला ऑप्शन सही है। तो 1837 से 1901 ये जो क्वीन विक्टोरियन एज थी इसको फर्दर डिवाइड करा गया। 1848 से 1860 का जो टाइम जो था उसे कहा जाता है प्री रैफेलाइट्स। प्री रैफेलाइट्स 1880 से लेके 1901 का जो टाइम है उसे एस्थेटिज्म और डिकेंडेंस के नाम से जाना जाता है। तो 1837 से 1901 या 1832 से 1901 तक क्वीन विक्टोरियन पीरियड, 1848 से 1860 प्री रैफेलाइट्स, और फिर इसको डिवाइड करा गया 1880 से 1901 एस्थेटिज्म और डिकेंडेंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम ऑफ द वॉर ऑफ रोजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है वॉर ऑफ रोजेस। जो वॉर ऑफ रोजेस थी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कई बार पूछा गया और स्टूडेंट्स का कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कई क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। इंग्लैंड एंड फ्रांस बोथ हैड द सेम नेशनल फ्लावर द रोज, बिल्कुल गलत। सेकंड, द वॉर अकर्ड इन द सीजन ऑफ रोजेस, ये भी गलत है पूरा। थर्ड, द राइवल फैक्शंस इन द वॉर, जो राइवल फैक्शंस थे, जो अलग अलग ग्रुप थे, उन्होंने सिंबलाइज करा था रेड और वाइट रोजेस से, बिल्कुल सही है। पहले इसको देखते हैं। ये जो वॉर ऑफ रोजेस है ये दो घरानों के बीच में एक लड़ाई थी, और ये दो घरानों ने जो था उनके अलग अलग सिंबल थे। एक घराने का जो था रेड था और दूसरे घराने का जो था वाइट था। इसको मैं आपको बताता हूं डिटेल में। ये जो वॉर ऑफ रोजेस थी ये इंग्लैंड में एक लड़ाई चली थी जो दो घराने थे उनके बीच में, लगभग 30 साल चली, 1455 से लेके 1487, पूछा भी गया है। और ये जो दो घराने थे इनके बीच में चली थी। एक घराना था प्लांटेजेनेट,
शुरुआत में ये घराना था, इसके दो टुकड़े हुए, जैसे होता है ना घराना बढ़ता है तो एक लाइन अलग चल जाती है, दूसरी अलग चल जाती है। एक इसमें घराना था लैंकेस्टर, दूसरा घराना था यॉर्क। इन दो घरानों के बीच में लड़ाई हुई। ये जो लैंकेस्टर घराना था इसका जो सिंबल था रेड, और जो यॉर्क घराना था इसका था व्हाइट, व्हाइट रोज। तो इनके अलग अलग सिंबल थे। लैंकेस्टर घराने का रेड रोज था और इनके बीच में बहुत खून खराब हुआ। ये खून खराब इतना ज़्यादा था कि जो पूरे के पूरे जो एक लाइन थी राजा बनने की कि अब राजा बनेगा, उसको मार देगा, दूसरा राजा बनने वाला था घराने का वो मार देगा। बहुत ज़्यादा खून खराब हुआ इंग्लैंड में, कई राजा और जो परिवार थे वो ख़त्म हो गए। तो जो लैंकेस्टर परिवार था ये तो पूरा ख़त्म ही हो गया कि इसके यहाँ से कोई राजा बन ही नहीं सकता था। यॉर्क परिवार में कुछ लोग बचे थे। बाद में एक दूसरा घराना था जो अब तक इतना ज़्यादा उठा हुआ नहीं था, ट्यूडर। ट्यूडर घराने की शादी हुई इस यॉर्क घराने से, और जब इनकी शादी हुई तो उसके बाद में ये घराना तो ख़त्म हो गया था पूरी तरीके से। इस जब घराने की शादी हुई तो बाद में ये जो है घराना पावर में आया, जैसे ट्यूडर डायनेस्टी कहते हैं, जिसकी एलिजाबेथ जो थी वो बाद में महारानी बनी। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो हम कहते हैं वॉर ऑफ रोजेस 1455 से लेकर 1487 तक चली। शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्लेज लिखे थे, जिसमें 8 हिस्टोरिकल प्लेज जो थे उसमें वॉर ऑफ रोजेस के ऊपर ही थे। 8 हिस्टोरिकल प्लेज जैसे ये हैं पूरे लाइन से। रिचर्ड फर्स्ट, थोड़ा इसको बतला दूं, रिचर्ड फर्स्ट, रिचर्ड सेकंड जो थे वो यॉर्क थे। बाकी के ये जितने हैं ये सब के सब लैंकेस्टर राजा घराने से थे। बाद में खून खराबा हुआ बहुत ज़्यादा, एक पूरी की पूरी जो थी लाइन जो थी राजा बनने की वो ख़त्म हो गई। और फिर रिचर्ड थर्ड आए, ये भी यॉर्क थे, बाद में इसे भी मार दिया गया। तो ये 8 जो प्लेस थे हिस्टोरिकल प्लेस, ये वॉर ऑफ रोजेस पे बेस्ड थे। द ऑथर ऑफ आर्ट्स पोएटिका इज, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे हमने प्लेटो को पढ़ा है उसी तरीके से क्रिटिसिज्म के क्षेत्र में जो है हॉरेस को पढ़ा जाता है। और हॉरेस ने एक बुक लिखी थी लैटिन में, आर्ट्स पोएटिका, पोएट्री ऑफ आर्ट। इसमें कुछ जो थे इन्होंने सूत्र दिए थे कि इस तरीके से लिखना चाहिए, और ये ज़्यादा लॉजिकल थी। बीसी में लिखी गई थी, पहले बिफोर क्राइस्ट लिखी गई थी, और इसमें जो था ज़्यादा लॉजिकल थी। जो पुराने जो राइटर्स जो थे प्लेटो और एरिस्टोटल उनसे कहीं ज़्यादा लॉजिकल थी, जिसको रेनेसां पीरियड के दौरान जो इन्होंने कहा था उसको काफ़ी फॉलो करा गया। तो हॉरेस ने जो थी आर्ट्स पोएटिका लिखी थी, पोएट्री ऑफ आर्ट लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में स्टूडेंट्स आज के 10 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। कोशिश करूंगा मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।